आज के इस वीडियो में हम समास को पढ़ने वाले हैं। समास हमारे सभी टीचिंग एग्जामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो या फिर वो सीटेट का एग्जामिनेशन आप लिख रहे हैं या फिर किसी भी एग्जामिनेशन को लिख रहे हैं, किसी स्टेट टेट को या फिर केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम, नवोदय का एग्जामिनेशन, जहाँ जहाँ हिंदी पूछा जाता है वहाँ समास से 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कभी कभी इसकी संख्या ज़्यादा भी हो जाती है, इसलिए यह हमारे लिए टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा समास कवर करेंगे और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप समास से आने वाले सभी सवालों को बखूबी हल कर पाएंगे। तो चलिए, समास क्या होता है। समास परस्पर अन्वय यानी कि विशिष्ट दो या अधिक पदों का मिलकर एक होना समास कहलाता है। समास का विपरीत शब्द है व्यास। वाक्य की जो सहायता से विश्लेषित शब्दों को व्यास वाक्य अथवा विग्रह वाक्य कहते हैं। जैसे कमल नयन एक समास है। कमल के समान जो नयन है, यह व्यास वाक्य अथवा विग्रह वाक्य है। आगे देखते हैं संधि और समास में अंतर क्या होता है। अभी अभी हमने संधि को पढ़ा था इसके पहले वीडियो में, लेकिन अभी हम जानेंगे संधि और समास में अंतर क्या होता है। समास में कई पदों का योग होता है, जबकि संधि में कई वर्णों का योग होता है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। संधि में दो वर्णों के मेल और विकार संभावित होता है, जबकि समास में यह मेल और विकार नहीं होता। संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास का विग्रह होता है। जैसे कि नीलांबर में दो पद है, नीला और अंबर। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा नीला जोर अंबर, लेकिन अगर समास विग्रह करेंगे तो होगा समास विग्रह होगा नीला है जो अंबर। समास के मुख्य 6 भेद बताए गए हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो एक एक करके हम इन सबको जानते हैं। पहला है तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप होता है और उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसके 6 भेद होते हैं। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष। उदाहरण यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण है जैसे देशगत, जो देश को गया हुआ, गंगा प्राप्त यानी कि गंगा को प्राप्त, गिराकट यानी कि गिरह को काटने वाला, पॉकेट मार यानी पॉकेट को मारने वाला और चिड़ी मार यानी कि चिड़ियों को मारने वाला, जेब कतरा जेब को कतरने वाला। ये सभी इसके उदाहरण है। तृतीय तत्पुरुष समास के उदाहरण है आचारहीन यानी कि आचार से हीन, धनहीन यानी धन से हीन, कर्महीन कर्म से हीन, श्रीयुक्त श्री से युक्त, शोकाकुल शोक से आकुल, गुण भरा यानी कि गुण से भरा, मन माना यानी मन से माना आदि। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो विभक्ति यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देश को, गंगा को, और यहाँ देख रहे हैं से, आचार से, धन से। चतुर्थी रेल भारा, रेल के लिए भारा। ठाकुर सुहाती यानी ठाकुर के लिए अच्छी लगने वाली बात। रसोई घर, रसोई के लिए घर। पुत्र रहित, पुत्र के लिए हित, पुत्र हित, पुत्र के लिए हित। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। पंचमी तत्पुरुष जलजात, जल से जात यानी जल से उत्पन्न। आकाशवाणी, आकाश से वाणी। ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त। देश निकाला यानी देश से निकाला हुआ। जन्म रोगी यानी जन्म से रोगी। कामचोर यानी कि काम से अपने को चुराने वाला। गुरु भाई यानी गुरु से पढ़कर भाई। पाप मुक्त, पाप मुक्त यानी कि पाप से मुक्त। पदच्युत यानी कि पद से च्युत। अभिनय यानी कि आग से, अग्निभय आग से भय। षष्ठी तत्पुरुष को देख लेते हैं। षष्ठी तत्पुरुष देवराज यानी कि देवों का राजा। विश्वविद्यालय यानी कि विश्व का विद्यालय। कालिदास यानी कि काली का दास। लखपति 1 लाख का पति। ठाकुरवारी, ठाकुर की बारी। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। चाय बागान, चाय का बागान। हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान। गजराज, गजों का राजा। राजवंश यानी कि राजा का वंश।
प्रजापति यानी कि प्रजाओं का पति, पशुपति यानी पशुओं का पति, गुरु सेवा यानी गुरु की सेवा, यमलोक यम का लोक, सप्तमी तत्पुरुष, घरवास यानी कि घर में वास, आप बीती अपने पर बीती, कर्म पटु काम में पटु, शास्त्र प्रवीण यानी कि शास्त्र में प्रवीण, नराधम नरों में अधम, जलमग्न जल में से मग्न, क्षत्रियाधम क्षत्रियों में अधम, नगरवास नगर में वास, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, साहित्य रत्न साहित्य में रत्न, साहित्य विशारद यानी कि साहित्य में विशारद। अब बारी है नए समास की। नए समास ये भी तत्पुरुष समास का ही एक भेद माना जाता है। नए समास के साथ जो समास होता है उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। नए नहीं या ना का वाचक है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह व्यंजनादि शब्दों में अ और स्वरादि शब्दों में अन जैसे बदल जाता है। जैसे कि अनंत है, अधर्म है। अब आगे इसके विग्रह सहित उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे कि है अनुचित, न उचित, अनन्य न अन्य, अनेक यानी कि न एक, अस्थिर यानी कि न स्थिर, अधीर यानी कि न धीर, असाधु और अन्य भी इसी प्रकार के उदाहरण है। अनजान, अधूरा, अनभल, अनबन, अनहोनी, अनचिन्ह, अनदेखी, ये सारे इसके उदाहरण है। उपपद तत्पुरुष, संस्कृत के कृत प्रत्ययों के साथ जो समास होता है उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। विग्रह के साथ उदाहरण है, जैसे पादप यानी कि पैर से पीने वाला, कुंभकार यानी कुंभ को बनाने वाला, करद यानी कर देने वाला, द्रुतगामी यानी तेज चलने वाला, पंकज यानी पंख से जन्म लेने वाला, जलज यानी जल से जन्म लेने वाला, अनुज यानी कि पीछे जन्म लेने वाला, मधु को पीने वाला, काव्यकार यानी काव्य बनाने वाला। कुछ हिंदी के उदाहरण इस प्रकार है। गच चढ़ा, गाछ पे चढ़ने वाला, कठफोरवा यानी कि काठ को फोड़ने वाला, तिल चट्टा यानी तिल को चाटने वाला। अलूक तत्पुरुष, समास पर होने पर विभक्तियों का लोप हो जाता है। जिस व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। यानी कि जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे कहते हैं हम अलुक तत्पुरुष। विग्रह के साथ उसके जैसे उदाहरण उसके मनसिज यानी मन में जन्म लेने वाला, युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर रहने वाला, सरसिज सर में जन्म लेने वाला, अंतेवासी यानी अंते निकट में रहने वाला, यानी जिसे शिष्य भी कहते हैं। खेचर यानी यानी कि आकाश में चलने फिरने वाला। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि विभक्ति का लोप नहीं हो रहा है। प्रादि समास ये तत्पुरुष का ही रूपांतर है, जिसके पूर्व में क्या होता है, कुछ उपसर्ग आ जाते हैं, जैसे कि प्र, परा, अप, सम आदि। तो यह प्रादि क्या होता है, समास कहलाता है। अर्थात पूर्व में उपसर्ग और प्रत्यय और उसके पश्चात कृदंत पद से बनने वाला समास प्रादि समास कहलाता है। जैसे कि प्रखर, प्रताप, प्रगाढ़, प्रपितामह, अनुताप, प्रभात, अभिमुख, उद्ले आदि। नित्य समास, इसमें प्रायः अंत में अर्थ या अंतर लगा रहता है। जैसे कुछ उदाहरण है, दर्शनार्थ, विषयांतर, पाठांतर, देशांतर, जन्मांतर और जैसे अलग उदाहरण है मृग्यार्थ। तो ये सब इसके उदाहरण है। कर्मधारय समास इसे भी तत्पुरुष समास का ही एक भेद मानते हैं, जिसका पूर्व पद विशेषण और अत्यंत पद जो होता है इसका विशेष से है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि नीलाकाश, जिसमें पूर्व पद नीला है, जो उत्तर पद आकाश का विशेषण है। दूसरा उदाहरण है परमहंस, नीलकमल, महादान, महात्मा, पीताम्बर, नीलांबर, लाल टोपी, हेडमास्टर, लाट साहब, महारानी, नील गाय और लाल कनेर, खास महल, काली मिर्च आदि। मध्यम पदलोपी कर्मधारय समास, वास्तव में जिसमें पूर्व पद से अंतिम पद का जो मध्य का अंतर बताने वाला जो पद है, जहाँ पर वो उसका लोप हो जाता है, उसे मध्यम लोपी पद कहते हैं। जैसे कि
शोक पार्थिव यानी कि शोक पार्थिव, यहाँ पर जो प्रिय शब्द है उसको लुप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण है पर्णशाला यानी पर्ण से निर्मित शाला, पर्ण निर्मित शाला, यहाँ निर्मित शब्द हटा दी गई है, इसका लोप हो गया है। स्वर्णहार यानी सोने का बना हार। सिंहासन यानी सिंह चिन्हित आसन। स्वर्ण कंगन स्वर्ण निर्मित कंगन। मनी बैग, दही बड़ा, जीवन बीमा, वन मानुष, घोड़ा गाड़ी, नोन भात, घी भात, गोबर गणेश, आम दरबार आदि। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो मध्यम पद है उनका लोप हो गया है। अगला है उपमान कर्मधारय। उपमेय में जहाँ उपमान का गुण वर्तमान रहता है वहाँ उपमान कर्मधारय समास होता है। उदाहरण के लिए चंद्रमुख यानी चांद के सदृश मुख। घनश्याम घन के समान श्याम। कुसुम कोमल कुसुम के समान कोमल। व्रज कठोर यानी व्रज के समान कठोर। मृग चपल यानी मृग के समान चपल। चरण कमल और पानी पल्लव आदि। कर्मधारय समास के दूसरे उदाहरण है शोकानल शोक रूपी अनल। विद्या धन विद्या रूपी धन। शोक सागर यानी शोक रूपी सागर। भव सागर भव रूपी सागर। भवपाश आशालता वचनामृत भक्ति सुधा विरह सागर मुखचंद्र कर पल्लव नरसिंह नयन कमल आदि। द्विगु समास जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे अब इसे पहचानने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जहाँ भी आपको संख्या यानी कि नंबर दिखे वो आप आंख बंद करके द्विगु समास कह सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं द्विगु समास यानी कि उसके उदाहरण देखो। द्विगु यानी कि 2 गायें देकर खरीदा हुआ। पंचगु यानी 5 गाय देकर खरीदा हुआ। सतगु यानी कि त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार। त्रिफला त्रिमूर्ति नवरत्न चतुष्पदी सप्तपदी पांचपात्र नवग्रह पंचवटी नमाही छमाही दोपहर चौमाह 12 मासा त्रिमुहानी चौअन्नी द्विमास सजात पंचहस्त्र प्रमाण आदि। ये सारे शब्द हैं जिसमें जो अग्रभाग में है उपसर्ग के रूप में कोई ना कोई संख्या है, तो ये सारे द्विगु समास में आते हैं। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास में पूर्व और उत्तर दोनों पदों के अर्थ प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि गौरी शंकर, सीताराम, पाप पुण्य, राधा कृष्ण, हरिहर, पिता पुत्र, लोटा डोरी, गाय बैल, आज कल, आना जाना, भाई बहन, दाल भात, नख दंत, रुपया पैसा, भूल चूक, हाथ पैर, राम लक्ष्मण आदि। इस सारे उदाहरण में स्पष्ट है कि इनमें दोनों पदों के अर्थ प्रधान हैं। अगला है बहुव्रीहि समास। जिस समास में अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब बहुव्रीहि का अर्थ है बहुत है, व्रीहि मतलब जिसके धान्य, व्रीहि मतलब धान्य। जैसे कि एक उदाहरण के लिए नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शंकर जी। मतलब यहाँ पर जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग है, ना तो वो पूर्व पद है ना ही वो उत्तर पद है। अगला उदाहरण है नीलांबर, नीला है जिसका वस्त्र अर्थात बलराम। छिन्न बाहु यानी कि दशानन। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। शूलपाणी यानी कि शूल है जिसके और इसका मतलब होता है महादेव। इस प्रकार बहुत सारे अलग उदाहरण हैं। चंद्रमौली, चंद्रशेखर, वीणापानी, वज्रपानी, वज्रदेह, पद्मनाभ, मृगनयनी यानी कि मृग की आंखों वाली तरह की जिस स्त्री की है। इसी प्रकार कुछ अलग उदाहरण है मृगाक्षी, मीनाक्षी, चंद्रवदनी, चंद्रमुखी। दूसरे उदाहरण है पंचानन, षडानन, सहस्रानन। ये सारे इसके उदाहरण हैं। अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास जिस समास में पूर्व पद अवयव रहता है और अवयव का अर्थ ही प्रतीयमान होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे सामीप्य, सादृश्य, अभाव, असंपत्ति, पश्चात, योग्यता, विप्सा, विभक्ति, समृद्धि आदि अर्थों में अवयवी भाव समास होता है। जैसे कि सामीप्य के अर्थ में यानी कि कुछ नजदीक का है, समीपता का बोध होता है। जैसे कि उपकुल यानी कुल के समीप, उपकंठ यानी कंठ के समीप, उपनगर यानी नगर के समीप, उपकृष्ण यानी कृष्ण के समीप। दूसरे उदाहरण है अनुवर्ण, अनुगमन, अति कष्ट, यथाशक्ति, यथासाध्य, आजन्म, आसमुद्र, आमरण, प्रतिदिन, प्रतिगृह, हर रोज आदि।
तो ये था समास। और मैं समास के बारे में बताना चाहूँगी, समास से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बल्कि शब्द दिए रहते हैं और उन शब्दों में समास को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा समास वहाँ पर है उस शब्द में, ये आपको पहचानना है। इस तरह का सवाल आते हैं सीटेट में या फिर जो भी टीचिंग एग्जामिनेशन है, केवीएस, एनवीएस और कहीं भी जहाँ जहाँ हिंदी आती है। तो ये टॉपिक आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इससे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, पिछले कुछ वर्षों के हम कुछ सवालों को लेकर अपने अगले वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।